नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज 4-5 दिनों बाद वापसी की है। आज के मेहमान हैं सुमित सर, बाबा और पुर्णेंदु जी। आप सभी का स्वागत है। ये रिकॉर्ड शो करने से बैठे ही थे, उससे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया। फैसला है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव होने वाला था, जिसमें डिफेस किए गए थे, जिसका आरोप लगा था कि 8 वोट को जो रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड पाया है और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको मेयर घोषित कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़ा एक मुद्दा बना रही, क्योंकि तब ये कहा गया था कि पहला ये एक तरीके से इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मेयर चुनाव जीत जाएं। और हालांकि पिछले चुनाव में ये हार गए थे, लेकिन आज फैसला आ गया इनके पक्ष में। आपको क्या लगता है कि ये एक लोकतंत्र की बहाली एक तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके से बैलेट का छीना झपटी हुई उस दिन, जिस तरह के रिजल्ट आया, और दूसरा आम आदमी पार्टी और भाजपा जो कांग्रेस, उसके लिए कितना गेन है ये? मैं चाहता हूँ पहले बाबा बोले, उनको जाना है जल्दी जी। मैं तो एक तो आपकी बात जब कर रहे थे तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई कि इंडिया अलायंस ने कहा था कि ये उनकी जीते और मेयर के चुनाव तक आ गए। बेचारे कहाँ से शुरू किया था उन्होंने, कहाँ से चले, 9 दिन चले, 2.5 कोस, 100 कदम चलना चाहिए था कम से कम, आके मेयर चुनाव पे खुश होना है। चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सही था उसको सही कर दिया है, क्योंकि वो विजुअल देखिए, जिस ढंग से कंडक्ट किया गया, जो आदमी कंडक्ट कर रहा था, बाद में उनकी पृष्ठभूमि, ये सब गलत लग रहा था। मतलब देखने से ही एक, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या, आप और हम और कोई भी जनता देखे जाके तो उनको साफ लगेगा कि यहाँ कुछ गलती हो रहा है। जिस ढंग से लुका छुपी, जिस मन में चोर होता है ना, घिसते हैं आप, वहाँ पर लग रहा था कुछ चोरी हो रही है। नंबर 1 तो विपक्ष के लिए जरूर चेहरे पे मुस्कुराहट होगी उनके कि भाई उनकी जीत हुई है, जैसा कि आपने कहा। तो ये वीक आप कह सकते हैं कि इसके पहले भी, पिछले वीक इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो भी अपोजिशन कर रही है, उनके लिए भी, उनके लिए जीत है सबसे बड़ी बात की, क्योंकि वो शुरू से कर रहे थे, जब से जेटली जी के समय से ये बॉन्ड आया था। अब देखते हैं उसमें नाम आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, ये एक, हाँ, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये फैसला निश्चित रूप से इसको अपोजिशन सेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा। इसमें कुछ कानूनी दाव पेच है, जो नियम हमें मालूम है। 3 पार्षद छोड़ के चले गए हैं, तो क्या इस जो मौजूदा जो मेयर है उसके खिलाफ क्या कोई अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, ये सब देखने वाली बात है। मैं लेट मी क्लियर दिस, मैं इस मामले को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, डे 1 से, जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से लेके अब तक लगातार प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, शूट भी कर रहा हूँ। सब कुछ एनडीटीवी की वेबसाइट पर है भी, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दर्शक देख भी सकते हैं। आज का मामला क्या था? आज का मामला सिर्फ इतना सा था कि जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने ईमानदारी से चुनावी नतीजे घोषित किए कि नहीं किए, उतना ही मामला था। उसके बाद आगे पीछे क्या हुआ उसका मामला नहीं था। वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो फुटेज देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि भाई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। शायद इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को जाने दिया गया, या उस पर क्या अपडेट है? हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर को जमकर लताड़ा है। अनिल मसीह उनका नाम है। कल भी लताड़ा, आज भी लताड़ा, और सबके सामने, पूरे कोर्ट के सामने लाइव पे वेबकास्ट हो रहा था, सब ने देखा। बहुत ही सख्त टिप्पणियाँ थी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की। खास बात ये रही कि उनको, क्योंकि अनिल मसीह की गलती थी, उन्होंने कहा कि जो 8 वोट थे जिस पर निशान लगाए, जिसको आपने माना कि कल वो आप कह रहे थे कि डीफेस हो गए थे, तो मैंने डीफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए निशान लगा के किनारे रख दिए थे ताकि मिक्स ना हो जाए। ये उनका तर्क था मसीह साहब का, जिसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया कि हाँ, निशान आपने लगाए हैं, निशान उसमें दिख भी रहे हैं, पर कोई भी मतपत्र डीफेस नहीं हुआ है। वहाँ से मतपत्र उठाए गए थे, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है, उठाए गए थे। वो आम आदमी पार्टी के किसी काउंसलर ने उठाए थे और संभाल के रख लिए थे। और जब उसको कहा गया कोर्ट को जमा कर रहे, तो उन्होंने कोर्ट को जमा कर दिए। तो एक भी मतपत्र कटा फटा टूटा हुआ नहीं पाया गया कोर्ट के सामने। ये कोर्ट ने कहा कि जो 8 मतपत्र थे, वो 8 के 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अश्विन, वो 8 के 8 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उनको गिरे थे, उनके पक्ष में थे। उन्हीं 8 को मार्क किया था अनिल मसीह ने। वही अनिल मसीह जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य रहे, वही अनिल मसीह जिनको 2 दिन से लताड़ पड़ी, और वही रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो उसी बात को लेकर कोर्ट ने अनिल मसीह को डांटा झपटा है। मैं तो मुझे ऐसी आशंका थी, ऐसी लग रहा था कि कोर्ट के रुख को देखते हुए कि शायद मसीह साहब
आपको जेल हो जाएगी आज जिस तरीके, हाँ सजा हो जाएगी, नॉट जेल, सजा हो जाएगी जी। सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी उसके अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इनके अगेंस्ट। अनिल मसीह साहब क्या कहते तो ये बड़ी खबर है। अगर आपराधिक मामला दर्ज हो गया है तो आपराधिक मामले में सजाएं भी वैसी होती हैं। अब वो कैसे होगा प्रोसीडिंग, उसकी आगे की बात है। तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं आज के फैसले में कि चीफ जस्टिस ने जो पिछली हियरिंग में कहा था कि हम आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देख सकते, और आज लोकतंत्र को कैसे बचा के रखना है ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने करके दिखा दिया है। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कड़ा, जैसे बाबा कह रहे थे ना कि सब आंखों के सामने हो रहा था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। पर इस देश में कहीं ना कहीं वैलिडिफिकेशन चाहिए होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि अनिल मसीह वहाँ चीटिंग कर रहे थे, अनिल मसीह ने गलत फैसला दिया, अनिल मसीह किसी के दबाव में रहे होंगे, और जो नंबर के हिसाब से भी करीब 4 या 5 वोट का अंतर था आप और कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में, 4 या 5 वोटों का उन्होंने साबित कर दिया। इसीलिए जो कुलदीप कुमार थे, उनके जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको मेयर घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से घोषित कर दिया, क्योंकि वो जो पिछले थे सोनकर साहब, उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया था, सीट खाली पड़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम पूरा कर दिया। अब ये जो मामला है, जो 3 विधायक 3 काउंसिलर टूट कर आ गए थे एक दिन पहले, अब क्या होगा? अब इनको अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। अगर जो प्रेजेंट है कुलदीप कुमार, इनके पास अगर नंबर नहीं है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो 3 लोग टूट कर आए हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, ये साबित करें कि अविश्वास प्रस्ताव में इनके पास नंबर नहीं है, और फिर नए मेयर के लिए चुनाव कराएं। पर इसमें कितना टाइम लगेगा नहीं पता, पर कुल मिलाकर बीजेपी की भत पिट गई है। बीजेपी के इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा इसमें आलोचना झेलनी पड़ेगी, और जैसा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये बीजेपी अभी एक मेयर के चुनाव में इतनी बड़ी चीटिंग कर रही है, तो देश में कितनी बड़ी चीटिंग करती होगी, इस नैरेटिव को ये लोग सेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब वही बात जो शुरुआत में मैंने कही थी कि इंडिया अलायंस ने कहा था कि ये मेयर का चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, अब लोग बीजेपी के लिए कहेंगे, जो सुमित ने कहा कि एक मेयर के लिए ये सब क्यों? मेयर ही तो था, इतना बड़ा घपला करने की क्या जरूरत थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट की कल की हियरिंग के एक दिन पहले आप फिर 3 काउंसलर को तोड़ के ले आ रहे हैं, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कुछ गड़बड़ था। इसमें एक सेकंड, मैं इसमें एक ऐड कर रहा था सर की बात में कि जो सर ने कहा कि 3 जो आपके काउंसलर बीजेपी में आ गए, अब संख्या बल आज की तारीख में बीजेपी के पास है, अब उनके पास एक मौका है कि वो विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त निर्णय के बाद क्या परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी ऐसा करेगी या नहीं करेगी? सबसे बड़ा सवाल परसेप्शन की तो बात ही नहीं हो रही था, और परसेप्शन की ही बात हो रही है। देखा जाए तो जब बीजेपी को मालूम नहीं था क्या कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो कैमरे में दिख नहीं रहा था क्या? उसको मालूम नहीं था कि यह मामला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं गया, लोग सुप्रीम कोर्ट आए। परसेप्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, और उसी परसेप्शन को जताने के लिए यदि दूसरी तरफ से मैं कहूँ कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मेयर का ही चुनाव क्यों ना हो, समझ गए? आखिर 3 पार्षद तोड़ लिए ना, तो तोड़ने का सिलसिला तो सांसदों से लेकर के पार्षद तक चल रहा है। एक और टेक्निकलिटी है बाबा, हमको लगता है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा मेयर के चुनाव का नहीं पता, क्योंकि हर इलाके के मेयर के चुनाव के संविधान की नियम धाराएं अलग अलग कहती हैं, मुझे चंडीगढ़ के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वो जो 3 टूट कर आए काउंसलर आम आदमी पार्टी से भाजपा में, वो मीडिया के सामने तो आ गए हैं, पर उनका जो टूटना है वो हाउस के अंदर भी तो होना पड़ेगा। जब हाउस के अंदर जाएंगे अपना उसके लिए, तो क्या अब तो स्पीकर कुलदीप कुमार हो गए जो आम आदमी पार्टी के हैं, क्या उनकी बात को मानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, या उनको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा? ये भी एक नया पेज हो सकता है। और वो तस्वीर देखिए आपने, ऐसा लगता है कि जो किसी गार्डन में छुपा के जो है ना फोटो खिंचाई गई है, उनको अपने पार्टी दफ्तर में ले जाके जैसे शामिल कराया जाता है, वैसी तस्वीर नहीं है। वो रॉक गार्डन की तस्वीर मुझे लग रही है, वहाँ पे कैटवॉक कराते हुए। लेकिन भाई लेकिन एक सवाल और भी है मेरा कि वो चंडीगढ़ म्यूनिसिपैलिटी में है क्या, सोना है क्या? आप लोग को इस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। हम बीएमसी कहते हैं क्या, उससे बड़ा है क्या चंडीगढ़? नहीं, हम लोग 2-3 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं अपने एनडीटीवी कैफे में, वही है वहाँ पर कि परसेप्शन की लड़ाई है। किसी लड़ाई में हम हार नहीं सकते इंडिया अलायंस से। तो बीजेपी ने इसीलिए कि आप एक हो जाओगे, हम किसी कीमत पर चुनाव जीत के दिखाएंगे। मुझे सिर्फ इतना लगता है, बाकी तो चंडीगढ़ दिल्ली और सबके चुनाव ऐसे ही होते हैं। आप कोर्ट जाओगे तो हम पार्षद तोड़ लेंगे। नहीं बाबा जो बात हो रही थी कि बीजेपी मेयर के इलेक्शंस में भी, तो आपने देखा कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में किस तरह से नड्डा, अमित शाह, ये सारे लोग जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो उनके लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है, वो 24/7 पॉलिटिशियंस है, नगर निगम से लेकर वो है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, आप 2 चीज को ऐसे मत जोड़ दीजिए। देखिए,
हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला था। वो पहली जगह थी, अरे वो पहली जगह थी जहाँ आपको अपनी जमीन बनानी थी, और उस जमीन बनाने के लिए आपको वहाँ होना चाहिए था, बड़े नेताओं को भेजना था। तभी तो आप देखिए, आप कह रहे हैं कि मेरा वोट परसेंटेज यहाँ से बढ़ के यहाँ चला गया। भले ही वो जीते ना हो वहाँ पे, लेकिन वो अच्छे खासे जो हैं वो फाइट में थे, और एक फाइट में थे, नहीं भी थे तो परसेप्शन बना दिया था, क्योंकि उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी में इतना मेहनत किया था। लेकिन बाबा, जो चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन को लेकर के जो परसेप्शन ये बना था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहली बार कोई अलायंस किया, उसके बाद भी हेडलाइन क्या थी कि अलायंस के बाद भी हार गए, बड़ा झटका, इंडिया को बड़ा झटका। तो परसेप्शन तो बना, हेडलाइन में तो कहीं ना कहीं वो हुई, और आज तो उल्टा हो गया ना। आज वो उल्टा हो गया। तो आज दिन इनका है, आज इंडिया अलायंस का दिन है। अब लेकिन मैं बोलना चाह रहा था इसी 3 काउंसलर के मामले पर, वो ये कि कोर्ट में अभी तक जो सुनवाई चलने तक भी, कल भी ये कोशिश की गई, आज भी ये कोशिश की गई कि चुनाव दोबारा हो, कि 3 लोग टूट कर आ गए हैं, उसको पूरे को आप काउंटरमांड कर दीजिए और फिर से वोटिंग कराइए। लेकिन कोर्ट का तारीफ करनी होगी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की, उनकी पूरी टीम की, कि उन्होंने उस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम उसी दिन की वोटिंग को मानेंगे। वो 8 वोट मंगाए, 8 वोट देखे और कहा कि सब तो एक ही आदमी को गए थे, और आपने सिर्फ एक ही आदमी के वोटों को इनवैलिड कैसे कर दिया है, और आपको इसको दोबारा मानना पड़ेगा। उसको 8 गिने और उस काउंट के साथ जोड़ दिया उन्होंने, इधर से 8 माइनस कर दिए, उधर 8 प्लस कर दिए, और वो कुलदीप कुमार बन गए, और सोनकर साहब का इस्तीफा हो चुका है। तो कुल मिलाकर मतलब कोर्ट ने आज लोकतंत्र की न सिर्फ रक्षा की, बल्कि लोकतंत्र का हम लोगों का भरोसा लोकतंत्र पे बना रहे, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत के नागरिक होने के नाते उस विश्वास को भी दृढ़ किया है। सर, इसमें ना एक चीज़ ये था कि कई बार होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स देखें तो जो बोलचाल डिक्टेशन होता है ना, उसमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत भयंकर एक्ट करने वाला है, लेकिन फैसलों में कई बार ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें जैसा बोला वैसा फैसला रहा। सबसे बड़ा सवाल ये था सर कि टीवी पे हम जैसा देख ही रहे, परिणाम आ गए, आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मोरली उसको एक मोरल जैसा होता है ना, हम लोग में मोरलिटी होती है, पार्टी को तौर पे सामने आना चाहिए और उसको हार स्वीकार करना चाहिए, और उसने बोलना चाहिए कि हमने गलत किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। दूसरा, मैं ये जो जोड़ रहा हूँ आप लोगों से कि ईडी सीबीआई की सबकी बात होती है, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ही एक जो विपक्ष को एक ऑक्सीजन दे सकता है इस समय में? निश्चित रूप से। और आपने कही कि मॉरलिटी, नैतिक जिम्मेदारी, ये बड़े बड़े शब्द हैं, ये आसान शब्द नहीं है। अब जिम्मेदार लेगा कौन? एक वोट से मॉरलिटी के चक्कर में तो त्याग दिए थे। नहीं तो सरकार गिर गई थी। वो एक वोट, उस वक्त वो इतने अछूत थे कि एक वोट नहीं जुगाड़ कर पाए थे। मैं उस वक्त था लोकसभा की प्रेस गैलरी में, और सबने मुंह ऐसे कर, अरे सरकार गिर गई। वो भी वाजपेयी जी की सरकार, वो अलग किस्सा, किसी और नहीं सुनाऊंगा। लेकिन आपने जो कहा मॉरलिटी, नैतिकता, कौन किसको फर्क पड़ रहा है? काहे का? एक चुनाव था, हार गए, नहीं हार गए, 4 दिन बाद फिर 5 और पार्षद टूट जाएंगे, फिर और उनका मेयर बन जाएगा, बात खत्म है। और जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, निश्चित रूप से अभी भी लोगों का, अभी भी आम जनता का अभी भी भरोसा है कि तुमको अदालत में देख लूँगा। ये मत भूलिए, केवल पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता हूँ, कोई आम जनता भी गरीब को सताएंगे ना, बोलेगा कोर्ट में ले चलूँगा, तुमको देखना वहीं से नहीं है। वो अभी भी है, मुझे लगता है वो विश्वास बना रहना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जो अश्विन का सवाल था कि क्या बीजेपी हार स्वीकार करेगी, तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग स्टार्ट होने से पहले ही अनिल मसीह साहब को अपनी माइनॉरिटी सेल से उनका नाम ड्रॉप कर दिया था। तो एक तरह का मैसेज उन्होंने दे दिया था, और मुझे लगता है कि इसका ठीकरा कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर उन्होंने इनके ऊपर ही फोड़ दिया था, और अपना हाथ एक तरह से साफ करने की कोशिश की थी। जीत का सेहरा लेने के लिए आ गए हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं विनोद तावड़े साहब, है ना, हरियाणा के। उनके ऊपर ठीकरा फूटना चाहिए, अगर पार्टी से फूट रहा है। बाबा का शो है, बाबा जा रहे हैं, बाबा का काम है, बाबा नहीं है, लेकिन हम तीनों यहाँ बैठे हुए इस चीज़ को लेकर। वो जो आपने कहा ना, बीजेपी हार की जिम्मेदारी लेगी क्या? लेनी चाहिए। ईमानदारी, नैतिकता ये कहती है, पर आज की राजनीति में ईमानदारी, नैतिकता कहाँ दिखाई देती है? मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीजेपी का एक भी बड़ा नेता टीवी डिबेट्स में नहीं आ रहा है। जब से ये फैसला आया है, चाहे कल की टिप्पणियाँ आई हों या उसके पिछले बार की टिप्पणियाँ आई हों, तो आपको याद होगा डे 1 पे जब जीते थे तो नड्डा साहब के हैंडल ने ट्वीट किया था और बधाई दी थी चंडीगढ़ की बीजेपी को कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया और इंडिया अलायंस की हार कर दी हम लोगों ने। आज मैं चाहूँगा नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आए सामने, खासकर प्रदेश के अध्यक्ष नेता, प्रभारी नेता, और बताएं कि ये क्यों हुआ। जब आप इस तरह की जीत पर टिप्पणी करते हैं तो मोरालिटी के नाम पर, आपको नैतिकता के नाम पर ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग शुचिता की राजनीति की बातें करते हैं, और राजनीति में शुचिता तभी आएगी जब आप उदाहरण सेट करेंगे। जब आप एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो कोई कैसे करेगा ना।
प्रधानमंत्री भी अपनी बातों में कहते हैं। दरअसल एक इसी में जोड़ दीजिए आप कि जो दो फैसले, आज का फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला, दो ही चीज़ हैं जो अभी तक ऑक्सीजन देने का काम कर रही है विपक्ष। विपक्ष के पास खुद का मुद्दा ही नहीं है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी हो, कोई उठाने वाला नहीं है, ना कोई मुद्दा बन रहा है। तो आपको लगता है ये मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो गया, थोड़ा पैसा मिल सकता है, थोड़ा सा इलेक्शन में उनकी चीज़ें और अच्छी हो जाएं? और ये फैसला ने दिखा दिया कि जो धन बल का जो पावर यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग क्लास के द्वारा, वो अब पॉसिबल नहीं है देश में। अब सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है सब। देखिए, ये दोनों ही मामले जो आए, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चाहे चंडीगढ़ मेयर का हो, ये टेक्निकल मामले हैं। ये जनता की जेब में रोटी नहीं डालते हैं, जनता की जेब में पैसा नहीं डालते हैं। नैतिकता के मैदान में आप इसमें कह सकते हैं कि बीजेपी हारी और विपक्ष की जीत हुई, या बीजेपी की नीतियों को करारा झटका मिला, पर इससे बीजेपी का जो वोटर है, वो जिसको 40 किलो लगभग अन्न मिल रहा है, जिसको 6,000 रुपये महीने का वो मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, ऐसे बहुत से मामले हैं, वो उस पर असर नहीं पड़ेगा जब तक वहाँ पर चोट नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उस तरह की चीज़ों के लिए भी कोई घपलेबाजी की गई है। क्योंकि परसेप्शन के लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, वो अभी भी तमाम हिंदुस्तान के जितने भी नेता चुनावी फोरम में हैं, उससे कहीं गुना आगे है। तो ये झटके ज़रूर हैं, इससे विपक्ष का मोराल बढ़ सकता है, पर मोराल क्या बढ़ के वो 370 को 170 पे ले आएगा, ये मुझे डाउट है। अभी तो 270 की बात कर ही नहीं रहे हम तो 370 की बातें कर रहे हैं। नहीं, और 370 को देखिए कितना मतलब मोदी या उनकी जो टीम है जो चुनावी रणनीति पे काम कर, 370 का ये आंकड़ा क्यों लिया? क्योंकि 370 के बहाने उन्होंने एक्सप्लेन किया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 370 के बहाने वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वो जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए उनकी मतलब बीजेपी का है कि वो उन्होंने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, तो वो ताकि वो उस बहाने वो मुद्दा भी गर्म रहे। तो ये सारी चीज़ें, जैसा सुमित सर ने भी कहा कि भी मोदी की पॉपुलैरिटी जो है अभी अनमैच्ड है। भले ही ये तमाम मुद्दे, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो और ये सारे मुद्दे हों जहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा बैकफुट पे गई है, लेकिन सवाल ये है कि वोट किन चीज़ों पे पड़ता है। क्या तमाम महाराष्ट्र, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ तोड़फोड़ हुई है, विधायक पार्टियाँ तोड़ दी गई, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ विपक्ष आरोप लगाता है। कांग्रेस ने तो एक आंकड़ा ही जारी किया था कि इन्होंने इतने साल में 10 साल में इतने विधायक तोड़ लिए, जो उनका ब्लैक पेपर आया था, हमने उस पर चर्चा भी की थी। तो लेकिन सवाल क्या है, अगर वो उसके बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं बीजेपी वहाँ सरकार में आ जाती है, मणिपुर में, गोवा में, बाद में बीजेपी ने दोबारा वहाँ सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में बीजेपी। देखिए, हमको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, बड़ी पिक्चर की बात करता हूँ मैं। बीजेपी के जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पारिवारिक तौर पर उनका राजनीति में कोई संबंध नहीं है, उनका आगड़ा पिछड़ा कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी के जुड़ा हुआ हो, जिनकी वजह से या तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं या उनकी वजह से कोई उनकी पीछे वाली पीढ़ी का आदमी आने वाला है। तो परिवारवाद का इल्ज़ाम उन पर लगता नहीं है। अकेले व्यक्ति हैं तो किसके लिए कमाएंगे, भ्रष्टाचार कहाँ से करेंगे, पैसा लेके कहाँ चले जाएंगे, है ना। बीते 22 साल से तो सार्वजनिक जीवन में है, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर सबके सामने रहते हैं, तो किसके लिए कमाएंगे, क्या करेंगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि वो ईमानदार हैं और परिवारवाद से परे हैं, ये उनका सबसे बड़ा यूएसपी है आज की भारतीय राजनीति में। और ये और उसके ऊपर आप जब आप चाशनी लगा देते हैं कि आप जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं, आप दलितों के लिए कर रहे हैं, आप गरीबों के लिए कर रहे हैं, आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो मुजम्मा बनता है वो ऐसा बढ़िया फर्स्ट क्लास एक मुरब्बा बन जाता है जो पब्लिक को चखने में, चाटने में बड़ा आनंद आता है। तो इसमें और दूसरी तरफ कौन आप मुकाबला कराते हैं, शरद पवार, पूरा परिवार। शरद पवार को कई बार करप्शन के लिए जाना गया, लालू यादव पूरा परिवार करप्शन के लिए जाना गया, जेल तक गए, साबित हुए। मुलायम सिंह का परिवारवाद, उन पर तमाम इल्ज़ाम। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, परिवारवाद, करप्शन, दोनों मामले उनसे जुड़े हुए हैं। आप डीएमके चले जाइए, यू गो एवरीवेयर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो सामने जो विरोधी हैं वो इतने कमज़ोर हैं इन दोनों पैमानों पर कि वो लड़ ही नहीं पाते हैं। और बीजेपी की ये सबसे बड़ी ताकत बन गई, मुझे ऐसा लगता है। अगर आने वाले वक्त में बीजेपी का कोई ऐसा नेता बीजेपी का अध्यक्ष बने या चेहरा बने आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जो इन दोनों पैमानों पर छोटा, इनके मुकाबले छोटा हो या कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो बीजेपी की स्थिति भी वही हो जाएगी जो बाकियों की है। लेकिन जब तक ऐसा है तब तक तो बीजेपी, मुझे लगता नहीं कि उस किले को भेद पाना आसान है किसी के लिए। मैं इसमें बस यही जोड़ के ख़त्म करूँगा कि 4 का बात करें या 99 की बात करें,
वाजपेयी जी का भी कोई परिवार नहीं था, अडवाणी जी का भी कोई परिवार नहीं था, नितिन गडकरी का कोई परिवार नहीं था, लेकिन वो राजनीति वाजपेयी जी एक परिवार के साथ रहते थे। सारी दुनिया ने रंजन भट्टाचार्य को देखा था, सारी दुनिया ने उनकी बेटी को देखा था, उनके कॉल मैडम को देखा था, हम सब जानते थे। भले उनकी शादी नहीं हुई थी पर उनके साथ वो रहते थे। अडवाणी जी का परिवार था, लेकिन वो राजनीति में नहीं, राजनीति में नहीं था, लेकिन अब ये तो था ना कि परिवार के लिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार की छवि भी जैसे अभी नीतीश कुमार, उस तरफ सिर्फ नीतीश कुमार है, उस तरफ सिर्फ नीतीश कुमार है। अच्छा, इसमें मैं सुमित सर की बात में ऐड कर रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ वाजपेयी का चेहरा नहीं दिखता था। मतलब वाजपेयी, आडवाणी या वो मुरली मनोहर जोशी या दूसरे तमाम जो बड़े नेता थे उनका चेहरा था। पिछले 10 सालों हमने एक राजनीति देखी जहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखता है, उसमें दूसरे किसी और चेहरे की शेयर करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उसके पीछे मुझे लगता है कि रणनीतिक मामला है जो आप कह रहे थे, क्योंकि मोदी के पीछे ऐसा कोई बैगेज नहीं है परिवारवाद का, और मोटा मोटा अभी तक कोई ऐसा प्रकाश में कोई भ्रष्टाचार का गंभीर कोई आरोप आया भी नहीं है। ठीक है, तो उस बहाने मोदी का चेहरा आगे करके बीजेपी अपनी कमियां ढक लेती है। परिवारवाद का आरोप आप बीजेपी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है परिवारवाद की, तो लेकिन वो चूंकि आप वोट मोदी के नाम पे मांग रही है बीजेपी, और मोदी का परिवार का दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और मोदी के परिवार के लोगों का रहन सहन भी इस ढंग का नहीं है कि आपकी नजरों में आए। आज भी उनके परिवार के लोग बहुत एक सामान्य मिडिल क्लास की तरह रहते हैं। तो इस वजह से वो एक कहीं ना कहीं रणनीतिक फायदा है, इसीलिए वो मोदी का ही चेहरा आगे करते हैं, जबकि पार्टी में तमाम कमियां हैं, तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम परिवारवाद के आरोप हैं, तो यही एक रणनीति है। अच्छा, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों पर वो इंडिविजुअल लीडर पे आरोप नहीं लगाते, वो तमाम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो मोदी का चेहरा आगे कर दिया जाता है कि भाई मोदी जी के नाम पे वोट देना है। तो ये इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी कहा गया कि भाजपा यानी कमल के फूल को देख के वोट करना है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा हो, आप ये देख रहे हैं कि वोट आपको किन मुद्दों पर करना है, किन विषयों पर करना है, और लोकतंत्र, खासकर देश के लोकतंत्र को बचाए रखना आप ये हम सब और आपके हाथ में है। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।